सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो वीडियो होने वाली है वो सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो क्लास 10th में और साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में। तो वो सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। और बात करें सर, क्या ये बच्चे हिंदी में क्या ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं? तो हाँ, ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, यानी लिखूंगा इंग्लिश में, बोलूंगा हिंदी में। और जो ये बच्चे हिंदी के हैं भाई, उनके लिए मैं यहाँ पे ना नोट्स आएगी, है ना, साइड में आपको नोट्स लिखा हुआ आएगा हिंदी में, आपको हिंदी में लिख लेना। और इंग्लिश वाले बच्चों में यहाँ पे नोट्स आपके लिए भी लिख दूंगा, ठीक है। ओके सर, तो दोनों को हम इक्वली लेकर चलेंगे, ना हिंदी में ज्यादा कराएंगे ना ज्यादा इंग्लिश में, दोनों में सेम सेम होगा, ठीक है। ओके सर, तो चलिए सर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों, पहले तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। बच्चों देखो, हम लोगों ने क्लास 10th के बच्चों के लिए एक क्रैश कोर्स लाया, जहां पे हम लोग 15 नवंबर से 10 फरवरी तक पूरी क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों हम लोग पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें बच्चों पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सैंपल पेपर भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फ्लो है एक चैप्टर को कंप्लीट करने का। सबसे पहले सर उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एंड देन सर उसका मॉक टेस्ट दे देंगे, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से सर हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो चलिए सर, आप इस चैप्टर को शुरू कीजिए। और इस चैप्टर को सर हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि देखो यार, मुझे जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास 3 लेक्चर्स मिले। एंड जो पहला लेक्चर होगा ना, मैंने इस चैप्टर को जल्दी कर 3 लेक्चर्स में बांट दिया, या फिर 3 पार्ट्स में कहे तो डिवाइड कर दिया। ओके सर, जो पहला पार्ट है ना, उसमें मैं आपको पता है क्या लिखूंगा। जो पहला पार्ट है मैं आपको उसमें बेसिक, लेक्चर नंबर 1 जो होगा ना, उसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब कि सर, बेसिक इंट्रोडक्शन में आपका चीज हो जाती है, जैसे कि सर आपका केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। केमिकल रिएक्शन है रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा सर क्या केमिकल इक्वेशन, ये सभी चीजें क्या होती है, वो सारा मैं जो होगा लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताऊंगा। बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस इक्वेशन तक जो लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा मैं आपको उसमें बता दूंगा। फिर लेक्चर नंबर जो सेकंड होगा ना, लेक्चर नंबर सेकंड चैप्टर लेक्चर नंबर सेकंड, सो जो लेक्चर नंबर सेकंड होगा उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराऊंगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो कि आपके पेपर में आते ही आते भाई, अगर ऐसे देखें तो मोटा मोटी 5 रिएक्शन है, लेकिन 2 रिएक्शन उसमें से भी आ जाते हैं। तो हमारे टोटल 7 रिएक्शन होते हैं, जो लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे। लेक्चर नंबर जो 3 होगा, उसमें हम लोग पता क्या करेंगे, तो एक टॉपिक होता है जिसे हम रेंसिडिटी एंड क्रूजन कहते हैं, उसे मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो हम 3 लेक्चर्स में चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एंड हर वीडियो के एंड में, या फिर मुझे जहां पे नीड पड़ेगी कि भाई इस चैप्टर के मुझे, इस टॉपिक के मुझे पीवाईक्यू कराना, तो उस चैप्टर उस टॉपिक के डेफिनेटली मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है। हाँ सर, तो ये हमारा जो होने वाला है ना, एक फ्लो होने वाला है। तो चलो सर, आप इसे मिटो दो, एंड जो आप कराने वाला वो आप कराओ। सर ठीक है ये सर। जो आपने लाइन लिखी है, इसका मतलब तो बता दो। तो देखो यार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार देखो यार, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कभी ना कभी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते रहते हैं। एंड जब वो रिएक्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है सर, नया पदार्थ बन जाता है, कभी कभी जो होता है नया पदार्थ नहीं बनता। मैं आपको एक लाइन को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। कहता है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस, हमारे आसपास के ज्यादातर सब्सटेंस जो होते हैं ना, various undergo changes, various changes, some of these चेंजेस आर टेम्पररी। हमारे आसपास जो बहुत सारे पदार्थ है, उनके अंदर सर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वो सर चेंजेस जो होते हैं ना, वो चेंजेस होते हैं सर, वो टेम्पररी होते हैं। कुछ के अंदर चेंजेस टेम्पररी होते हैं, विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड, जिसके साथ कोई भी ना नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उसे हम कहते हैं सर फिजिकल चेंज। अब इसका मतलब बताओ सर। देखो यार, हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जिनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। एंड उनके अंदर जब चेंजेस होते हैं तो कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता है ना। कुछ चेंजेस होते हैं तो सिर्फ टेम्पररी चेंज होते हैं। अब इसका मतलब क्या है ये बताओ। देखो यार, मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ केमिकल रिएक्शन का। देखो, आपको पता होगा जैसे कि सर दूध है, ठीक है। दूध में अगर आप थोड़ा सा दही डाल दोगे ना, तो दही जो होगा सर वो क्या हो जाएगा, सर दूध जो होगा दही बन जाएगा। अब सर वो पहले क्या था, दूध था, उसमें आपने थोड़ी सी दही की मात्रा डाल दी, तो दही में परिवर्तन हो गया। यानी सर उसके बीच में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ना, वो दूध से दही जम गया, ठीक है। दूसरा सर बता, दूसरा जैसे कि सर आपने एक बर्फ ले ली। अब बर्फ को क्या करो ना सर, एक ऐसी जगह पे रख दो जो ज्यादा ठंडा ना हो, जो ज्यादा गर्म ना हो, रूम में रख दो। तो आप देखोगे जो बर्फ होगा ना, वो धीरे 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 जो ना पानी बन जाएगा। एंड इसमें हमको दिख रहा है जो बर्फ था वो पहले भी पानी था, अभी भी पानी था। इसमें सर किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन या फिर कोई किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। एंड ये इस तरह की जो चीजें होती है जिसमें कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता। भाई पहले भी पानी था, अभी भी पानी, तो कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बना।
एंड इसके अंदर कोई कह लो चेंज नहीं आया। तो इस तरह की जो चेंज तो इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब यहीं से ना एक चीज उठ के आया जिसे हम लोग बोलते हैं सर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। तो मैंने आपको बताया था कि यार देखो हमारी जो साइंस है उसमें जो चेंज होती है ना सर, चेंज परिवर्तन, वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो परिवर्तन होता है ना सर, वो होता है सर द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। एंड जो दूसरा होता है सर वो होता है फिजिकल चेंज। अब सर केमिकल चेंज होता है ना, उसे हिंदी में रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और जो फिजिकल चेंज होता है उसे हम लोग हिंदी में भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब सर रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज में क्या होता है, तो भाई देखो हमेशा याद है ना, केमिकल चेंज में ना एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म, एक नया सब्सटेंस बनता है। ओके सर, मतलब कि सर क्या, जब भी आपका केमिकल चेंज होगा ना तो उसमें एक आप देखोगे कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जबकि सर फिजिकल में नो सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी तरह का सब्सटेंस नहीं बनेगा। मतलब कि सर केमिकल चेंज होगा उसमें सर हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा जो कि फिजिकल में नहीं बनेगा। ठीक है सर, ओके सर। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आप क्या करो ना, पहले तो आपको मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कन्वर्शन, कन्वर्शन मतलब क्या सर, कन्वर्शन, ठीक है, कन्वर्शन, कन्वर्शन मतलब कि सर आप एक लकड़ी ले लो, लकड़ी को जला दो, तो पहले जो लकड़ी थी ना सर वो मतलब कि एक लकड़ी थी, अब उसे जला दिया तो सर क्या हो जाएगा, सर वो राख में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि सर उसके लकड़ी नहीं मिलेगी, यानी कि सर ये कौन सा परिवर्तन हुआ सर, वो केमिकल चीज हुई, एक नया सब्सटेंस बना। लेकिन सर उसी में आप ना क्या करो, एक वुड लो, लकड़ी लो, उसको काट दो। अब जब एक लकड़ी को जब मैंने कट कर दिया तो पहली भी लकड़ी थी, अभी भी लकड़ी थी, ठीक है सर। अब मान लो मैंने उसी लकड़ी को जला दिया तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा एंड वो केमिकल चीज में जाएगा। फिजिकल चीज में मैंने आपको बता दिया, लकड़ी को काट दो। और भी सर एग्जांपल ले लो, जैसे कि सर आप ना आइस को मेल्ट कर दो, आइस मेल्टिंग, यानी कि आइस को मेल्ट कर दो, मेल्ट कर दो, पिघला दो उसे, पिघला दो मतलब कि सर आइस को मेल्ट कर दो। यानी कि सर देखो जैसे कि आइस है, आइस को क्या किया सर आपने, मेल्ट कर दिया, तो आइस जो तो मेल्ट होते हुए क्या हो गया सर, वो आपका वो बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही सर क्या करो ना, आप वाटर ले लो, पानी ले लो और इसे फ्रीज कर दो, तो सर ये अब वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सर जो आइस होता है वो भी तो पानी का ही बना होता है एंड पानी तो पानी है ही, यानी सर दोनों जगह सेम चीज मिल रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। यानी सर ये जो है केमिकल चेंज हो गया, सॉरी फिजिकल चेंज हो गया, एंड जिसपे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे आप क्या क्या कहते हो सर, केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है सर, हाँ। इसमें सर आपको जैसे कि आपका डाइजेशन हो गया, रस्टिंग हुआ, जैसे लोहा होता है, लोहे पे आप जैसे जंग लग जाता है, अब जैसे ही लोहे पे जंग लगता है तो आप देखते हो लोहा जो होता है कमजोर होते रहता है ना, तो उसपे सर जो लोहे पे जंग लगना हो गया, ये सर आपका केमिकल चीज में आता है। ठीक है, इसमें एक नया सब्सटेंस आपका फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे रफ करता हूँ। ठीक है सर, हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन, यानी सर अब हमें चैप्टर का ना बेसिक चीज पढ़ना जो कि होता है केमिकल रिएक्शन। अब सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये बता दो। देखो यार, केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले ना आपको दो बेसिक टर्म्स को जानना पड़ेगा, जिसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड वो दो बेसिक टर्म्स क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ना सर, आप मान लो कि ना यहाँ पे आपने कोई ए लिया, ठीक है, इसी को बी के साथ रिएक्ट करा दिया, तो आपका सर जो नया सब्सटेंस बनता है वो सी बनता है, ये केमिकल रिएक्शन होगा। भाई केमिकल चेंज अभी तो पता है, कोई नया सब्सटेंस बनेगा, है ना, दो चीज मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहा है, केमिकल रिएक्शन है, बस सीधी। ओके, अब ये जो सर जो ए है ना, ए को हम कहते हैं रिएजेंट, सॉरी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कि सर हिंदी में कहते हो अभिकारक, सेम एज बी, बी भी क्या हुआ सर, एक रिएक्टेंट है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अभिकारक। एंड जो सी हुआ ना सर, जो बना उसे कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि सर उत्पाद, उत्पाद। और एक यहाँ पे ना कुछ चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं भाई रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट क्या होता है, जो इस केमिकल रिएक्शन को कहे तो करवाता है, उसे हम लोग रिएजेंट कहते हैं, बस। अब बात करते हैं सर केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन टू और मोर देन टू, मतलब व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म न्यू सब्सटेंस, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो वो एक नया पदार्थ बनाते हैं, और इस प्रतिक्रिया को, इस प्रतिक्रिया को सर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, बस ये डेफिनेशन थी। ओके सर, हाँ सर। अब बात करते हैं सर कि ये बताओ, जैसे सर केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हम कब बताएंगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है एंड कब बताएंगे सर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, एक आप बता दो। मतलब कि सर मान लो ना भाई,
दो लोग हैं, दो लोग मिले, अब दो लोग मिलेंगे तो हो सकता है उनके बीच झगड़ा होगा या फिर हो सकता है उनके बीच प्यार होगा। अगर उनके बीच ये दो चीजें मिलेंगी, अगर वो दो चीजें दिखती, झगड़ा दिखती है, प्यार दिखता है, तो आप समझ जाओ कि दो लोग मिले। लेकिन सर इसके इसके साथ क्या होगा भाई, ए और बी मिला तब सी बना। अब हमें कैसे पता चलेगा ए और बी मिला या नहीं मिला? तो सर ये मिला या नहीं मिला, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपको कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं सर, क्या क्या बताओगे सर? मैं आपको बताऊंगा सर चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि सर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, जिसके देखकर आप बता सकते हो कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, देखो चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि सर जो आपको बताएगी कि सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर बताएगी नहीं हो रहा है। तो सर पहला क्या होता है सर, पहला होता है स्टेट चेंज। अगर कभी भी आपका स्टेट चेंज हो रहा है, अब स्टेट मतलब इस अवस्था, अगर अवस्था में परिवर्तन आ रही है तो आप कहोगे सर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल बताओ सर, जैसे कि मान लो सर मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम आपको पता है एक रिबन होता है, मैग्नीशियम जो होता है एक रिबन होता है जो कि आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सॉलिड। ठीक है, इसे हमने क्या किया सर, ऑक्सीजन O2 के संपर्क में जला दिया। अब O2 क्या सर, गैस है, ठीक है, तो गैस के संपर्क में जला देते हैं इसे। अब सर ये जो रिएक्ट करेगी ना तो आपका बनेगा सर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जो कि होता है सर सॉलिड। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि सर जो पहले था ये सॉलिड था, अब इसने गैस के साथ रिएक्ट किया तो इसे सॉलिड बना दिया। यानी कि सॉलिड अगर गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉलिड बना रहा है, यानी कुछ चेंजेस आ रही है, इस चेंजेस के बेसिस पे कहेंगे कि सर हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलो सर, ये तो पहला चीज था, लेकिन सर और भी तो चेंज होना चाहिए ना। एक चीज से हम कैसे बता देंगे सर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और भी तो चेंजेस बताओ। तो मैं आपको और भी चेंजेस बताता हूँ सर। दूसरा चेंज होता है ना सर, वो होता है स्टेट चेंज में, सॉरी, तीस दूसरा जो होता है सर आपका, वो होता है सर चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अब ये सर जो चेंज इन कलर है ये वाला बताओ मुझे कि जब अब आपको पता होगा सर Fe क्या होता है सर, आयरन होता है। ये होता है जो ग्रे कलर का आपको देखने को मिलता है, और ये जब भी CuSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जो कि सर आपको किस कलर का होता है सर, ये ब्लू कलर का देखने को मिलता है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है क्या बनाता है, आपका बनाता है सर FeSO4, FeSO4 जो आपका सर ग्रीन कलर का होता है। फिर आपका बन जाता है सर क्या, Cu, यानी सर कॉपर। अब इस रिएक्शन में आप एक चीज देख पाते हो कि भाई जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि भाई ये पहले ग्रे था और इसने CuSO4 से रिएक्ट करके FeSO4 बनाया, जो पहले सॉरी पहले ये ग्रे था अब ग्रीन हो गया। यानी कि सर आपको दिख रहा है कि कलर में भी चेंज आ रहा है। अगर देखो दो चीज होनी चाहिए, या तो सर स्टेट में परिवर्तन आना चाहिए और उसे कलर में। अगर इन दो चीजों में आपको देखने को मिल रहा है तो आप डेफिनेटली कहोगे कि सर ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है सर। सर दो से तो काम नहीं चलेगा, तीसरा ही बताओ। तो देखो मैं तीसरा बताता हूँ, वो होता है सर वो तीसरा क्या है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कि सर जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तब आप बता सकते हो कि सर ये डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे कि सर आप मान लो ना Cu कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉरी CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सर आपका CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस अधिक मात्रा में क्या होगी सर, हीट निकलेगी। अब ये जो रिएक्शन होता है ना बच्चों, इसे हम लोग क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, बट ये अभी यहाँ पर समझो। देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं सर बुझा हुआ चूना, ठीक है, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना। एंड ये जो होता है सर, इसे हम लोग कहते हैं सर वाटर। अब जब भी सर कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं, और प्लस अधिक मात्रा में हीट निकलती है। यानी सर देखो स्टेट में परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है, फिर सर उसके साथ कलर में परिवर्तन आना चाहिए, हाँ, और अगर बहुत ज्यादा हीट निकल रहा है ना तभी भी कहेंगे कि सर हमारा एक बहुत अच्छा केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। फिर तीसरा होता है सर इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर सर गैस का इवॉल्व हो रहा है, गैस निकल रहा है, तो सर उस केस में आप कहोगे कि सर ये बहुत अच्छा केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल सर, जैसे कि सर आप जिंक लो, जिंक यानी जस्ता, ठीक है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करा लो, तो आपको मैं जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ना सर, एस सॉरी मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें आपको बताऊंगा कि जब भी मेटल जो होता है ना, सॉरी एसिड बेस में बताऊंगा, जो मेटल होता है वो HCl के यानी कि सर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो आप एक चीज याद रखो, जब भी मेटल अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपका पता है क्या बनाता है। हाँ सर, देखो अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl बन जाएगा,
प्लस H2 निकल जाएगा। अब ये जो H2 होता है ना, ये गैस बन के बाहर निकल जाता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, H2 जो है गैस बन के बाहर निकल जाएगा। अगर H2 गैस बन के बाहर निकलता है और उसकी हमें जाँच करना है तो उसके लिए क्या होता है सर? उसके लिए हमें एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर पॉप टेस्ट। मतलब कि सर मान लो कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? और ये कोई बीकर है, उसमें से ये निकल रहा है, तो उसके सामने क्या है, आप थोड़ी-सी माचिस जलाओ, माचिस जलाओगे तो पट-पट जैसे पटाखे फटते हैं ना, वैसे पॉप के साउंड आएगा। यानी सर ये हाइड्रोजन गैस ही है। ये पहचानने का तरीका होता है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ओके सर। तो सर ये हमारे 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताया सही इसके बेसिस पे आप बता सकते हो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो बच्चों मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बता दिया। अब केमिकल इक्वेशन की बात करें तो होता क्या है? तो देखो बच्चों केमिकल इक्वेशन जो होता है ना जस्ट लाइक इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये जो होता है ना सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका सर? केमिकल रिएक्शन का। किसके द्वारा सर? हम फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला और सिंबल इनके द्वारा हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था जैसे मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम को ना सर ऑक्सीजन के संपर्क में दहन करते हैं, कंबशन करते हैं उसका तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक आपको केमिकल रिएक्शन जो कि आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। और इमेजिन दिस कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है लेकिन सर हमारे आस-पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। पेपर में सब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन आएँगे। तो सर ऐसे लिखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा एंड बहुत ज़्यादा स्पेस लग जाएगा। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं ना उन्होंने इसका शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट में उन्होंने ये कहा कि भाई देखो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है ना वो आपको एम लेना है, ठीक है? एमजी जो कि मैं 9th में पढ़ लिया था। मैग्नीशियम को हम एमजी से दिखाते हैं एंड जो ऑक्सीजन होता है उसे हम लोग O2 लिखते हैं। तो इसके लिए आप O2 लिख दोगे एंड ये जब रिएक्ट करेगा तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा MgO होता है। बट सर साइंटिस्ट है भाई थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाएंगे ना। तो उन्होंने इसमें भी दिमाग लगाया कि सर ये जो है ना सर इससे इन्होंने अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहा। इसे सर इन्होंने क्या किया सर अनबैलेंस इक्वेशन। अब सर इन्होंने अनबैलेंस इक्वेशन क्यों कहा? आप एक रीजन बताओ। सर देखो, एक रीजन तो इन्होंने इस बेसिस पे कहा कि भाई देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक परमाणु है। इसे पूरा देखो एक परमाणु, यहाँ पर भी एक परमाणु है, सर मैग्नीशियम तो सही है। लेकिन सर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, यहाँ पे 1 परमाणु है। यानी कि सर जो परमाणु यानी कि एटम्स है, उनकी संख्या जो होती है, उनके जो नंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे हैं। जिसकी वजह से इन्होंने इसे कहा सर अनबैलेंस इक्वेशन। ओके सर। तो अगर सर मैं इसमें इन दोनों के एटम्स को अगर इक्वल कर दूं तो क्या ये जो होगा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कैसे इक्वल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि भाई देखो इस पे ना देखो पहले देखो मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक है यहाँ पर भी एक है यानी सर मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों बराबर है। इसे मैग्नीशियम को छोड़ दो। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई यहाँ पर भी 2 हो जाएगा यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। लेकिन सर दिक्कत ये है कि ये जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो सर जो मैग्नीशियम था उसके भी 2 एटम्स हो गए। तो सर यहाँ पे काम करो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए तो मैंने मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गए। एंड यहाँ पे से इसके भी 2 एटम्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो इसे बैलेंस हो गया। अब बात करूं सर इसे बैलेंस करना क्यों है ये बताओ। देखो यार हमारे एक साहब थे जिसे क्लास 9th में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ जहां पे ये बताया गया था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मतलब कि सर देखो क्या होता है मास होता है ना ना ही तो किसी केमिकल रिएक्शन बन सकता है ना ही तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। हमने पढ़ा था क्लास 9 में। ओके सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से एक केमिकल रिएक्शन में ना ही तो सर कोई मास बन सकता है और ना ही तो मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। या फिर आप ऐसे कह लो कि केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल्स टू बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। मतलब इसे केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स होनी चाहिए वो सेम होना चाहिए बस। यही था सर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि मैंने आपको 1 सेकंड में बता दिया। बस ये था। ठीक है सर? हाँ। अब सर ये 2 क्वेश्चन आपने बता दिए तो सर हमें समझ में आ गया। लेकिन सर हमें कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दो ताकि हमारे एग्जाम में ना सर बैलेंस करने तो आएगा, डेफिनिटली आएगा। तो वो बता दो ठीक है? ओके सर। तो चलो सर मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको कुछ केमिकल रिएक्शन होगा उसमें आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है? तीन ही क्वेश्चन में है ना आपको इसको बैलेंस करना, तीनों अनबैलेंस है। तो सर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर पहले आप नंबर ऑफ एटम्स चेक करो। देखो यार यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 एटम्स है यानी कि सर हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए यानी कि इसका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ओके। यहाँ पे होगा Cl2 यानी सर कैल्शियम सॉरी कैल्शियम नहीं क्लोरीन है। अब क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे भी सर 2 एटम्स है क्लोरीन बैलेंस हो गया। ये सर बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। हाँ और हाँ एक चीज और जो अनबैलेंस इक्वेशन होता है ना उसे स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, कंकाली समीकरण। ठीक है?
ओके सर, बता दिया आपने। अब देखो इसमें देखो, जैसे कि Al2 है, यहाँ पे Al2 का 1 है बट यहाँ पे Al2 का 2 है, तो इसे सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके कर दिया, अच्छी बात है। बट सर यहाँ पे देखो Al2 का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है सर, Al2 का 3 है, सॉरी O2 का 3 है, यहाँ पे 2 है, तो सर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये 4 हो जाएगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो। अब देखो ये 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, बैलेंस हो गया, 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, ये भी बैलेंस हो गया, तो ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो, ओके। ठीक है, ये देखो यहाँ से देखो एक ऐसी है, यहाँ पे 3 ऐसी है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया? हाँ सर, कर दिया। यानी यहाँ देखो सर, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बट सर यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यार इस तरीके से हम लोग ना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है? और ये जो होता है सर हिंट एंड ट्रायल मेथड होता है, और इसी ट्राई करना है कि इसी मेथड से पेपर में भी बैलेंस करने की कोशिश करो। बाय दैट पेपर में कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आपको है ना वो अलजेब्रिक मेथड लगाना पड़ेगा। जो बुक में 2 मेथड है ना, मैंने हिंट एंड ट्रायल मेथड से किया। बुक में बहुत सारे मेथड्स है, 2 मेथड दे रखे हैं, है ना? दूसरा मेथड थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, भाई लगेगा ही। हिंट एंड ट्रायल मेथड इज बेस्ट। एग्जाम में ना जानबूझ के कभी ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं जो तुमसे बैलेंस ही ना हो, है ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन करेंगे, एंड जो उससे नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम रेसिडिटी एंड क्लोजन करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आई होप सब कि आपको वीडियो में समझ में आया, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो डाउट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके उससे अपना राय दे सकते हो। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।